दोस्तों, जर्मनी की हिटलर के बारे में तो हम सभी जानते हैं और उसके बारे में हमने ये भी सुना है कि वो पूरी दुनिया पर जीत हासिल करना चाहता था। इसके लिए उसने अति आधुनिक विज्ञान के एक्सपेरिमेंट से लेकर काले जादू के तंत्र मंत्र की विद्या तक का सहारा लिया था। तो क्या आखिर तक हिटलर ऐसी सेना बना पाया जो बिना रुके चलती जा रही है, जिन्हें ना भूख लगती है, ना प्यास, ना ही वो सेना कभी सोती है? तो आखिर क्या है इस सेना का राज? आइए जानते हैं इस फिल्म के जरिए। लेकिन आगे बढ़ने से पहले ये मेरी आप सभी से गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अभी भी 90% लोगों ने जो इस चैनल के वीडियोस को देखते तो हैं मगर सब्सक्राइब नहीं किया है। आपके इस छोटे से कदम से हमें आगे वीडियोस बनाने का बहुत हौसला मिलता है। तो चलिए अब देरी न करते हुए बढ़ते हैं फिल्म की कहानी की ओर, जिसकी शुरुआत होती है एक बार से जहां साइंटिस्ट और इंजीनियर फ्रांसिस हंट और रॉयल मरीनर्स रह चुका डीसी, जो कि अब एक मर्सनरी चलाता है, उनके बीच एक डील होती है। हंट को अपने रिसर्च के लिए एक जगह जाना होगा और उसे अपनी सेफ्टी के लिए मर्सनरीज की जरूरत है, यानी कि भाड़े पे हथियार वाले लोग। डीसी अपने 6 एक्स सोल्जर के साथ इस मिशन के लिए रेडी हो जाता है। ये मिशन एक पुराने मिलिट्री बंकर के निरीक्षण का होगा। हंट को एक प्राइवेट कंपनी ने कांटेक्ट दिया था उस जगह के सर्वे के लिए, जो कि एक मिनरल रिच स्पॉट भी है। अगली सुबह टीम मिशन के लिए रवाना होती है। सभी एक दूसरे से बातें कर रहे हैं, जिसमें एक कहता है, इस तरह 6 एक्सपीरियंस्ड मर्सनरीज को हायर करना और इतनी अच्छी डील के साथ यहाँ ले आना, आखिर ये मिशन है क्या? मगर उनमें से अधिकतर के पास इस सवाल का जवाब नहीं और फिर उनकी गाड़ी टारगेटेड एरिया में पहुंचती है। ये बंकर घने जंगलों के बीच है, जहां दूर दूर तक किसी भी इंसानों का कोई नामो निशान तक नहीं। ये जगह या तो गवर्नमेंट की या तो घुसपैठियों के नजर में हमेशा से रहा है। जंगलों के बीच से होते हुए, घुसपैठियों से बचाते हुए साइंटिस्ट को सुरक्षित बंकर तक ले जाया गया। अब डीसी हंट और उनके साथ 4 सोल्जर नीचे बंकर में मुआयना करने के लिए जाते हैं और ऊपर गार्ड के लिए 2 सोल्जर्स को तैनात किया जाता है। अचानक 2 में से एक सोल्जर टैग को पेड़ के पीछे कोई तेजी से गुजरता हुआ नजर आया और वो फायरिंग शुरू कर देता है। फायरिंग की आवाज से बाकी सोल्जर्स भी ऊपर आ गए। सभी मिलकर उस ओर गोलियां तो चला रहे हैं, लेकिन टारगेट को कोई ठीक से देख नहीं पाता। अचानक रेडियो से अजीब सी साउंड फ्रीक्वेंसी सुनाई देने लगती है। तभी एक सोल्जर मैक को बाजू में गोली लग जाती है। दोनों तरफ से फायरिंग रोक दी गई। डीसी उस एरिया का मुआयना करने टाक को भेजता है, लेकिन टाक को वहां पर कुछ भी नहीं मिलता, ना कोई लाश और ना ही खून के निशान। टैक और वायो को ऊपर निगरानी रखने के लिए छोड़कर बाकी सभी नीचे बंकर में आ गए। हंट और डीसी जनरेटर ढूंढ रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी ऑन करने के लिए। ये 48 घंटे का एक मिशन है। डीसी कहता है, तुम्हारे जैसे और भी रिसर्चर्स यहाँ हो सकते हैं, जिस पे हंट कहता है, लेकिन उन्हें नहीं पता कि ढूंढना क्या है। यहाँ बाकी 4 सोल्जर्स 2-2 ग्रुप में बढ़ जाते हैं, जहाँ एक ग्रुप मैक और कॉटर को लाशों से भरा एक कमरा मिलता है। वो दोनों बुरी तरह से डर जाते हैं। तभी वहां उन्हें लाशों के बीच से कोई जिंदा नजर आता है। फौरन मेडिक जॉर्डन को बुलाया गया। जनरेटर भी ऑन हो गया है। एक आदमी को ऐसे लाशों के बीच से मिलना सबके लिए चौंकाने वाली बात थी। आदमी जिंदा तो है, लेकिन बहुत ही अजीब नजर आ रहा है और नाम पूछने पर कोई जवाब भी नहीं देता। यहाँ डीसी हंट से सवाल करता है, इस आदमी का यूं अचानक उस चैम्बर में जिंदा मिलने का उसके असाइनमेंट से कोई लेना देना तो नहीं? हंट उसे गौर से देख ही रहा था कि तभी प्रायर नाम का सोल्जर उन्हें प्रोजेक्टर रूम में ले जाता है। वहां उन्हें नाजी का निशान दिखा है। उन्हें पता चलता है कि जहां वो है वो जर्मन्स का बंकर हुआ करता था। मिस्टर हंट बताते हैं, ये एसएस का बंकर है, जो 1945 तक ही उनके अंडर था। एसएस का पूरा नाम शूस्टैफल है। ये एक बहुत बड़ी सिक्योरिटी और मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन थी जर्मनी में, जिसे नाजी पार्टी कंट्रोल करती थी। शूस्टैफल एक जर्मन शब्द है जिसका मतलब प्रोटेक्शन होता है। इस ऑर्गेनाइजेशन का लीडर हेनरिच हिमलर था। इसे 1925 में बनाया गया नाजी लीडर एडोल्फ हिटलर को प्रोटेक्ट करने के लिए। इसमें लाखों लोगों को मार दिया गया, जिसमें यहूदियों की संख्या सबसे ज्यादा थी। लोगों को डेथ कैंप्स में रखा जाता था और उन पे एक्सपेरिमेंट्स किया जाता था। फिर सन 1945 द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ट्रायल में कोर्ट ने इसे इलीगल क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन करार दे दिया। इसके बाद हम देखते हैं कि डॉक्टर हंट एक कमरे में गया जहां एक बहुत पुरानी मशीन रखी हुई है। वो एक मैसेज भेजता है
ऑन साइट आइटम लोकेटेड, यानी कि टारगेट को लोकेट कर लिया गया है। और यहाँ हमें पता चलता है कि हंट का मिशन दरअसल कुछ और ही था। मैक को उस आदमी की निगरानी के लिए रखा गया। मैक वहीं बॉक्स में मिली एक शतरंज निकालकर उस आदमी के सामने रख देता है, पर वह किसी पुतले की तरह बैठा ही रहा। तभी एक पुराना सिक्का नीचे जमीन पर गिर गया और जब मैक उसे उठाने के लिए नीचे झुका तो उसे दूसरी तरफ उस आदमी के पास 2 मिलिट्री बूट्स पहने कोई दिखाई देता है। लेकिन जब वो ऊपर उठकर देखता है तो उसे वहां कोई नहीं दिखता। तभी डीसी कमरे में आया और उसने मैक को रेडियो रूम चेक करने के लिए भेज दिया। यहाँ हंट उस मशीन का परीक्षण कर रहा है और उसे ऐसा लगता है जैसे कोई उसके पीछे खड़ा हो। पीछे मुड़कर देखने पर वहां कोई नहीं होता। वो दरवाजा खोलने की कोशिश करता है लेकिन वो बंद हो जाता है और फिर से उसे आभास हुआ कि कोई मिलिट्री वर्दी पहने ठीक उसके पीछे खड़ा है। वो एकदम से डर गया। तभी डीसी वहां आ जाता है। वो उसे इस मशीन के बारे में पूछता है। हंट बताता है ये फिजिक्स की दुनिया का एक नायाब खोज हो सकता है। ये आइंस्टाइन का अद्भुत आविष्कार था जो यूनिफाइड फील्ड थ्योरी पर काम करता है। और हंट को लगता है कि नाजी भी इसी थ्योरी के ऊपर काम कर रहे थे जंग को जीतने के लिए, और इसी मशीन को भी इसी थ्योरी के हिसाब से बनाया गया है। जहां से लाशें मिली थी वो चैम्बर भी इसी रूम के ठीक ऊपर है, उन सारी एनर्जीज को एक साथ करने के लिए। लेकिन आज के जमाने में इस टेक्नोलॉजी का प्रयोग और इसका प्रभाव असीम होगा जिसकी कोई तुलना नहीं होगी। इधर बंकर में अजीबोगरीब चीजें शुरू हो चुकी है। कभी उस चैम्बर में लाशों का उड़ जाना, किसी को मिलिट्री बूट तो किसी को मिलिट्री वर्दी पहने कोई दिखना। उस रात मैक रेडियो रूम में होता है कि तभी नाजी म्यूजिक बजना शुरू हो जाता है और म्यूजिक के खत्म होने के बाद ऊपर सोल्जर्स को दूर जंगलों में से अचानक तेज रोशनी में खड़े बहुत सारी परछाइयां दिखाई देती है। घुसपैठिए समझकर वो उन पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर देते हैं। उसके कुछ ही देर बाद तेज ठंडी हवाएं बहने लगी। उनके हाथ पांव ठंड से सुन्न होने लगते हैं और धीरे धीरे वो रोशनी भी बुझती चली गई। सब कुछ शांत होने के बाद उन्हें पता चलता है कि सोल्जर नंबर 5 यानी कि टाक गायब है और उन्हें पास ही जमीन पर एक क्रॉस पड़ा मिला। जॉर्डन जो कि एक धार्मिक इंसान है, उसे ये सारी चीजें खटकने लगी है। टाक के गायब होने के बाद वो डीसी को मैक के बाजू से निकली गोली के बारे में बताता है। पहली बात ये कि ये बहुत ही पुरानी गोली है और ऊपर से वो गोली साबुत है, यानी कि गोली बंदूक से कभी फायर ही नहीं हुई। तो ये बिना चली गोली आखिर मैक के शरीर के अंदर से कैसे निकली? और उस क्रॉस का यो जमीन पर पड़ा मिलना, कुछ तो यहाँ है जो सही नहीं है। डीसी और हंट को प्रोजेक्टर रूम में उसी बंकर में फिल्माया गया एक वीडियो टेप मिलता है। हंट बताता है वो लोग ब्लैक मैजिक को साइंस के साथ जोड़ने की कोशिश कर रहे थे, जहां वो ऐसे सोल्जर्स की सेना को तैयार करने की कोशिश में लगे थे जो कभी मरे ना, कभी रुके ना, जो मीलों का सफर बिना थके कर सके। और इसी बंकर में नाजी अपना एक्सपेरिमेंट्स करते थे और इसीलिए वो लाशों का चैम्बर भी उसी मशीन रूम के ऊपर है, जहां उन लाशों की ऊर्जा को संगठित कर मशीन के द्वारा उन लाशों को पुनर्जीवित किया जा सके। और हंट को शक है कि इस एक्सपेरिमेंट के दौरान कुछ सोल्जर्स इस फ्रीक्वेंसी में अब भी फंसे हो सकते हैं और ये तभी नजर आते हैं जब हम जैसे लोग उनकी फ्रीक्वेंसी में एंटर करते हैं। इस मशीन के जरिए उन्होंने एक ऐसे मैग्नेटिक फील्ड को बनाया है जहां हम जैसे इंसानों की बॉडी की फ्रीक्वेंसी इन मरे हुए सोल्जर्स को एनर्जी देते हैं और वो उठ खड़े होते हैं और वो सोल्जर्स एनर्जी की तरफ यानी हमारी तरफ आकर्षित होते हैं और वही करते हैं जो उनके दिमाग में भरा गया है, यानी कि लोगों को मारना। डीसी को हंट की बातें समझ नहीं आती। हंट उसे आम भाषा में कहता है, हम इसे भूत प्रेत का नाम दे सकते हैं। दोस्तों, यहाँ हंट को किसी मिनरल रिसर्च के लिए नहीं बल्कि उस मशीन को ढूंढने और उसे ठीक करने के लिए भेजा गया है। डीसी ये सब सुनकर भड़क जाता है और यहाँ से निकलने की बात करता है, लेकिन हंट उसे ऐसा करने से मना करता है क्योंकि अगर वो बिना काम पूरा किए यहाँ से गए तो ऑफिशियल्स ऑर्डर के मुताबिक सबके परिवार को खत्म कर दिया जाएगा। अगली टीम के आने तक वो लोग नहीं जा सकते। तभी ऊपर जंगलों से किसी के चिल्लाने की आवाज आती है। डीसी भागकर ऊपर पहुंचा तो नंबर 5 यानी कि गायब हुआ टाक को बंदी बना लिया गया है। अब सभी सोल्जर्स अपने अपने पोजीशन पर तैनात है। लेकिन तभी जमीन के नीचे से कोई निकलता है और वायो को मारकर वापस जमीन के अंदर ले जाता है। अब अगली सुबह टाक और वायो दोनों की एक साथ लाशें मिलती है। दोनों को बड़ी बर्बरता के साथ मारा गया है।
डीसी हंट को ये सब देखकर यहाँ से जाने की बात करता है। वो ऐसे अननेचुरल फोर्स से नहीं लड़ सकता। 1 घंटे में निकलने का ऑर्डर दिया गया और कूटर को नीचे जाकर हंट को उस जनरेटर रूम से ले आने को कहा गया। कूटर हंट को ले जाने आता है, लेकिन नाजी घोस्ट सोल्जर्स के हाथों वो मारा गया। अब बचे हुए सारे लोग उसी प्रोजेक्टर रूम में हैं, जहां हंट उन्हें वीडियोस दिखाता है। वो कहता है सारी फाइल्स को देखने के बाद लगता है कि 1945 में जर्मन्स के हारने के बाद इस एसएस एक्सपेरिमेंट को भी शट डाउन करने का ऑर्डर दिया गया था, लेकिन कोई भी यहाँ से जिंदा वापस नहीं गया। और तभी उन्हें वीडियो में वही आदमी दिखता है जो उन्हें लाशों के ढेर के बीच में से मिला था। उसका नाम गॉड्स है, ब्रिगेडियर और जर्मन एसएस ऑर्गेनाइजेशन का सोल्जर। ये देखते ही प्रायर उसके पास जाता है और उसके सर पर गोली मारता है, पर मरे हुए इंसान को कोई कैसे मार सकता है। लेकिन इसमें उसका दोस्त मैक मारा गया। अब सिर्फ बचे 4। हंट उन्हें कहता है जिंदा बचने का अब उनके पास एक ही रास्ता है, उस मशीन को स्टार्ट करना। मशीन के स्टार्ट होने पर एक हाई पिच फ्रीक्वेंसी तरंग बाहर निकलेगी, जिससे एक निश्चित घेरे के अंदर उन्हें रोका जा सकता है, जहां वो लोग कुछ नहीं कर पाएंगे और शायद उन लोगों को यहाँ से भागने का मौका मिल जाए। लेकिन उन मरे नाजी सोल्जर्स को इस जनरेटर मशीन के 20-30 मीटर के घेरे में लाना होगा और उन मरे सोल्जर्स को वहां तक लाने का एक ही जरिया है, उन्हें जिंदा सोल्जर्स का लालच देकर, क्योंकि उन्हें सोल्जर ही चाहिए। तो तय हुआ कि वो 3 सोल्जर्स उन्हें अपनी तरफ खींच के उस मशीन तक लेकर आएंगे। प्लान के मुताबिक सब ठीक चल रहा होता है और यहाँ मशीन को भी स्टार्ट कर लिया गया। अलर्ट साउंड के साथ दोबारा वही दृश्य सामने होता है। जंगल में चारों ओर रोशनी हो जाती है और वही मरे हुए नाजी सोल्जर्स दिखाई देने लगते हैं। साथ ही ब्रिगेडियर गॉड्स भी उनमें शामिल है। दोनों तरफ से फायरिंग शुरू हो जाती है। नाजी सोल्जर्स जिंदा सोल्जर्स की तरफ खींचे चले जा रहे हैं और वो उन्हें मशीन के घेरे तक लाने में कामयाब हो जाते हैं। लेकिन इस बीच प्रायर मारा गया। जनरेटर रूम में हंट मशीन को स्टार्ट कर देता है। उससे निकली फ्रीक्वेंसी से मरे हुए सोल्जर्स रुक जाते हैं। उनका मृतक शरीर बेअसर हो जाता है, लेकिन थोड़ी देर बाद ही मशीन खराब होकर बंद पड़ जाती है और सोल्जर फिर से उठ खड़े होते हैं। जॉर्डन भी उनके हाथों मारा जाता है। डीसी जख्मी हो गया है। हंट उसे वेंटिलेटर के जरिए बाहर निकलने को कहता है, लेकिन जख्मी होने की वजह से वो नहीं जा पाता और हंट को अकेले ही जाने को कहता है। इसके बाद डीसी उन मरे हुए सोल्जर से आखिरी दम तक लड़ता है। यहाँ हंट, जिसने अपने जीवन के 18 साल इस रिसर्च की गुत्थी सुलझाने में लगा दी थी, जो कि एक अद्भुत खोज है, वो वेंटिलेटर्स के जरिए बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन उसी कमरे में पहुंचता है जहां लाशों का ढेर होता है और सामने खड़ा है ब्रिगेडियर गॉड्स और वो उसके हाथों मारा जाता है। 72 घंटे बाद एक और टीम उसी असाइनमेंट के लिए आती है और उन्हें भी उसी कमरे से लाशों के ढेर में से ब्रिगेडियर गॉड्स की जिंदा बॉडी मिलती है। और एक बार फिर से वही सारी चीजें दोबारा शुरू हो गई। वही तेज रोशनी में खड़े मरे हुए नाजी सोल्जर्स और ब्रिगेडियर गॉड्स के इशारों पे हमला करने को तैयार। और यहीं पर इस फिल्म की कहानी खत्म होती है। दोस्तों, दुनिया में क्या कुछ मुमकिन नहीं, मगर फिल्म में दिखाया गया वो बंकर अगर सच में कही है तो वो मरे हुए नाजी सोल्जर्स ना पूरी तरह मर पाएंगे और ना ही कोई जिंदा आदमी वहाँ से लौट पाएगा। आपको इस कहानी के बारे में क्या लगता है, कमेंट में हमें जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर दें और इस तरह की हिस्ट्री से जुड़ी रोमांचक फिल्म अपने दोस्तों परिवार के साथ जरूर शेयर करें। जल्द मिलते हैं एक और ऐसे ही रोमांचक कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।